दोस्तों प्रगति मेरी औकात नहीं है मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूं। बहुत सारी चीजें हैं, हजारों करोड़ों ऐसी चीजें हैं जो आपकी वहां जान लेने के लिए तैयार बैठी हैं। जहरीले कीड़े मकोड़े, खतरनाक शिकारी, जानलेवा जानवर, जहरीले पेड़ पौधे या फिर तूफान या फिर कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदा जिससे आप मुसीबत में फंस जाएं। और इसी नेचर की वजह से ही मैं बहुत कम ही घर से बाहर निकलता हूं। तो इसलिए दोस्तों जब मैंने इस घटना के बारे में सुना जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने अपना माथा पकड़ लिया क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार कि चल क्या रहा है, यहाँ पर हुआ क्या है। आज आप जब इसके बारे में जानेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे कि ये सोचने लगेंगे कि आखिर यहाँ हुआ क्या। जी हाँ, घटना थी रशिया के एक बहुत ही खतरनाक इलाके की, जब एक हाइकर्स का ग्रुप हाइकिंग करने के लिए बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ा और उनके साथ वहाँ क्या हुआ सच में दिल दहला देने वाला था। यहाँ पर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बना, रशिया, जंगल और सर्दी। अब आप सोच कर देख लीजिए यहाँ आखिर क्या क्या हो सकता है। ये कोई आम कैंपिंग ट्रिप नहीं था जिसमें कुछ गलत हो गया हो। ये कुछ ऐसी चीज थी जो आज भी हमारे चारों तरफ एक रहस्य बनकर खड़ी है और ये था द द्यातलोव पास इंसिडेंट। आप में से ही बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स में इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए कहा था। सो आज आपकी रिक्वेस्ट पर पेश है द द्यातलोव मिस्ट्री इंसिडेंट, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में हम थोड़ा सा भी नहीं जानते कि 60 साल पहले आखिर वहां हुआ क्या था। तो दोस्तों मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें। समय था जनवरी 1959 का, जब वहां के एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ने वाले 10-12 स्टूडेंट्स ने हाइकिंग करने का प्लान बनाया। वो काफी टाइम से कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे तो सोचा कि क्यों ना अब घूम कर आते हैं। तो वहां कुल टोटल 10 स्टूडेंट्स थे जो अब इस हाइकिंग ट्रिप पर जाने वाले थे। उनका प्लान था कि वो ऑरल माउंटेन्स के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये माउंटेन रेंज आपको भी पता होगा कि पूरे 2500 किलोमीटर लंबी है, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था इगोर द्यातलोव नाम का ये 23 साल का लड़का। अपने आप को ये बहुत एक्सपीरियंस बताता था, जो कि बिल्कुल था। ये इसको एक्सपीरियंस था इस तरीके की भयानक ठंड में हाइकिंग करने का, क्योंकि ये पहले भी कई बार जा चुका था। तो सबको इसके ऊपर विश्वास था। बाकी बचे हुए जो स्टूडेंट्स थे, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही नल्ले थे, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं हाइकिंग वगैरह करके आ चुके थे और सभी के सभी ग्रेड 2 के हाइकर्स माने जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने इसके बारे में अपने कॉलेज को बताया तो कॉलेज वालों ने कहा कि ठीक है, तुम ये वाला ट्रिप पूरा करके आओ तो तुम्हें यहाँ पर आकर ग्रेड फ्री सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जो कि उस समय पूरे रशिया का सबसे बड़ा कल्चरल एक्टिविटीज का सर्टिफिकेट हुआ करता था। ये इनका पूरा ट्रिप 3 हफ्तों का होने वाला था। इनको काफी लंबी यात्रा यहाँ करनी थी और इनका मकसद था अटोडन माउंटेन की चोटी पर जाना। और यह अटोडन माउंटेन आपको भी पता ही होगा कि आर्कटिक सर्कल के बहुत क्लोज ही माना जाता है। लेकिन 3 हफ्ते तो छोड़िए, आज पूरे 6 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया, सिर्फ एक को छोड़कर, क्योंकि उसके पैर ने ये यात्रा शुरू करने से पहले ही साथ छोड़ दिया था, तो वो शुरुआत में ही वापस मुड़ गया। 25 जनवरी 1959 के दिन ये पूरा ग्रुप IVDEL नाम की इस जगह पर ट्रेन से पहुंच गया था, जिसके बाद इन्होंने कई और छोटे मोटे साधन पकड़े और ये किसी तरह 41st सेटलमेंट तक पहुंच गए। ये वो आखिरी पॉइंट था जहां पर आम लोग इनको दिख जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो रशिया शुरू होता है, मतलब कि इसके बाद का जो रशिया का इलाका है, उसे लोग डेथ माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, डेथ एरिया के नाम से भी वो उसे बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ना ही तो कोई रहते हैं, लेकिन वो जो कबीले वाले लोग होते हैं जो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, जिनको नहीं पता पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, पानसी ट्राइब के लोग वहां मौजूद हैं उस इलाके में। और आज तक यकीन मानिए उनसे ना के बराबर ही आम इंसान, आम जनजाति बात कर पाई है और वही लोग उससे आगे रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन 9 के 9 लड़कों के पास ऊपर जाने के लिए सिर्फ पैदल ही एकमात्र सहारा था। और इसी 41st सेटलमेंट पर ही इन लोगों को अंतिम बार देखा गया था और इसके बाद इनसे कभी कोई मैसेज या फिर कोई चिट्ठी पत्र नहीं आया। इगोर द्यातलोव ने प्रॉमिस किया था सभी से जाने से पहले कि वो जैसे ही वापस अपना ट्रिप पूरा करके पहली सेटलमेंट तक पहुंच जाएगा तो तुरंत तुमको टेलीग्राम पर मैसेज डाल देगा। लेकिन उसने कोई मैसेज नहीं डाला। तो लोग का ज़्यादा चिंतित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे ट्रिप पर 1-2 हफ्ते लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, अभी भी कोई उनकी तरफ से मैसेज नहीं आया। 2 हफ्ते बीत गए, अभी तक कोई मैसेज नहीं था। अब इनके घर वालों को टेंशन होने लगी थी और इन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी रिपोर्ट दी। पुलिस ने जांच अभियान शुरू किया। इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी साथ में उठाया गया ताकि ये इनकी पहचान कर सकें, और साथ में बाद में तो मिलिट्री तक इन लोगों को ढूंढने में लग चुकी थी। 26 फरवरी के दिन
फाइनली एक हेलीकॉप्टर ने इन लोगों के द्वारा बनाए गए टेंट को देखा और ये टेंट कोलात सयाकल नाम के इस पर्वत के स्लोप पर बना हुआ था, मतलब कि उसकी चढ़ाई पर इस तरीके से कुछ रखा हुआ था। कोलात सयाकल नाम का ये पर्वत, इसका नाम किसी गवर्नमेंट द्वारा नहीं रखा गया, ना ही किसी लोगों द्वारा रखा गया, बल्कि ये तो उन लोगों द्वारा जाना जाता है जो यहाँ आसपास रहते हैं। और इसका हिंदी में मतलब है मौत का पर्वत, यानी कि डेथ माउंटेन। ये टेंट उनका पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबा हुआ था और जब इसके आसपास छानबीन की गई तो यहाँ पर जांचकर्ताओं को कुल टोटल 9 फुटप्रिंट्स ऐसे मिले, मतलब कि 9 अलग अलग लोगों के फुटप्रिंट्स मिले जो इस माउंटेन से नीचे की तरफ आ रहे थे। इनमें से कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स ऐसे थे जिसमें लग रहा था कि उन्होंने जूते पहने हुए हैं, कुछ लोगों के ऐसे थे जिनमें लग रहा था कि उन्होंने सिर्फ जुराबे ही पहने हैं, और कुछ फुटप्रिंट्स ऐसे थे जिसमें लग रहा था वो नंगे पैर ही इस माउंटेन से उतर रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए, -35 डिग्री सेल्सियस का कहीं टेम्परेचर हो और आप वहां पर अपने जूते उतारेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन यहाँ सबूत यही कह रहे थे कि वो नंगे पैर ही इस माउंटेन से नीचे उतर रहे हों। ऐसा कोई क्यों करेगा? तभी करेगा जब वो बहुत जल्दी में इस टेंट को छोड़कर भागा हो, जिसके हाथ में जो आया, जिसने जूते पहन रखे थे वो ऐसे ही निकल लिया, जो नंगे पैर बैठा था वो भी ऐसे ही निकल लिया होगा। ये सब सोचकर जांचकर्ताओं के माइंड में अब आया कि ऐसा उनके टेंट में क्या हुआ था कि उनको ये टेंट इतनी जल्दी में खाली करना पड़ा। जब जांचकर्ता इन फुटप्रिंट्स के सहारे नीचे उतरे तो उनको जंगल शुरू होने से जस्ट पहले 2 लाशें मिली। इनके साइड में आग जलने के निशान भी मौजूद थे। ये दोनों लाशें थी यूरी डाराशेंको और यूरी कुरावानाशेंको की। दोनों की दोनों लाशें ही बिना कपड़ों के थी, सिर्फ अंडरवियर उन्होंने पहना हुआ था। सवाल यह है कि बाकी के कपड़े कहाँ गए? चलो वो भी बाद में देखेंगे, लेकिन दोनों की लाशों के पैर जो थे वो जले हुए थे, उनके हाथ दोनों जले हुए थे, और इसमें से कुरावानाशेंको ने तो अपनी एक उंगली तक को काट कर खा रखा था, उसकी आधी उंगली मुंह में फंसी हुई थी। इतनी बुरी हालातों में 2 लाश मिली थी। इसके बाद भी पूरे 3 महीनों का और समय लगा बाकी की लाशों को निकालने के लिए। अगली किश्त जो लाशों की मिली वो थी 3 लाशें, और इसमें सबसे पहली लाश थी इगर दियात्लो, इस ग्रुप का लीडर, ज़ेनेदा जो कि इस पार्टी में 2 लड़कियों में से एक लड़की थी, और तीसरी लाश थी रुस्तम नाम के इस लड़के की। जो लड़की थी उसकी इस जगह पर, यानी कि जो पेट के साइड वाला हिस्सा होता है, इस जगह पर बहुत ही भयंकर चोट के निशान थे, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी सिलेंड्रिकल चीज सीधा उसके पेट से आकर टकराई है, तभी ऐसे निशान बन सकते थे। इसके अलावा रुस्तम जो कि लड़का था, उसके सर में बहुत तगड़े फ्रैक्चर्स आए हुए थे, पूरी जो उसकी खोपड़ी थी वो सारी बिगड़ी हुई थी, और इनकी लाश जिस पोजीशन में पड़ी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तीनों लोग वापस अपने टेंट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाश उनकी कुछ यही कह रही थी। इसके बाद अगली किश्त जो लाशों की मिली थी वो थी 4 लाशें, जिसमें डुबेना, निकोलाव, अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर कैलावाटो मौजूद थे। जब पहली 5 बॉडी मिली थी तो जांचकर्ताओं को ये पता लग चुका था कि ये 5 लोग हाइपोथर्मिया से मरे हैं, लेकिन जब अगली 4 बॉडीज मिली तब उन्होंने अपना डिसीजन जो था वो बदल दिया, क्योंकि यहाँ कुछ और हुआ था। जी हाँ, अंत में मिली 4 बॉडीज में से 2 की हालत तो सच में बहुत खराब थी। उनके कहीं से खोपड़ियाँ टूटी हुई थी, कहीं से उनकी छाती की जो पसलियाँ होती हैं वो अंदर से क्रैक थी। चोटें उनको लगी कैसे? इसके अलावा हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि इन लोगों ने जो कपड़े अंत में डाले हुए थे वो बहुत ही अजीब थे, मतलब कि किसी ने किसी के कपड़े पहने हुए थे, जैकेट को उन्होंने पैरों में पहना हुआ था। अब ऐसा कौन करता है? डुबलेना जो थी वो इस ग्रुप की अंतिम लड़की थी, और इसकी लाश से इसकी दोनों आंखें, दोनों आईब्रोज, दोनों लिप्स और उसकी जीभ तक गायब थी। कहाँ गए वो पार्ट्स? इनमें से एक और ग्रुप मेंबर की गर्दन जो थी वो कुछ अजीब तरीके से ही मुड़ी हुई थी, और वो सीधी भी नहीं हो रही थी, अकड़ चुकी थी टूट के। कैसे टूटी? यहाँ पर एक चीज का गायब होना तो चलो मैं मान सकता हूँ, आईब्रोज का, क्योंकि वो ठंड का इलाका होता है और ऑब्वियसली लोग जब वहाँ चलते हैं तो उनकी आईब्रोज भी जम जाती है और वो बर्फ सीधा आंखों के अंदर जाती है। तो हो सकता है इसमें से किसी एक को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होगी और उसने अपनी आईब्रोज ही उड़ा दी, सोचा बाद में उगी जाएगी अपने आप, कहाँ ही जाएगी ये। या फिर ये हो तो ये भी सकता है कि उसकी आईब्रोज आग के पास बैठने की वजह से, ज़्यादा आग के अंदर घुसने की वजह से हो सकता है जल गई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आईब्रोज गायब होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आंखें, जीभ और होठ का गायब होना, ये सब क्या था? और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि द दियात्लो इंसिडेंट में आखिर हुआ क्या था। अब यहाँ पर जैसे ही दुनिया को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो ऑब्वियसली बहुत सारे बुद्धिजीवी, सस्ते बुद्धिजीवी भी अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आए और उन्होंने अपनी राय दी।
और यकीन मानिए मुझे उनकी राय पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बातें ही ऐसे ऐसे करते हैं ना वो, तो मैं भी आपको बताता हूँ। कुल टोटल 75 ऐसी थ्योरी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि हो सकता है इन लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ हो। सबसे पहली कमाल की थ्योरी थी येती, यानी कि बिगफुट। अगर आपने नहीं सुना कि बिगफुट या फिर येती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि माना जाता है कि नॉर्थ पोल के आसपास कहीं या फिर रशिया के जो पहाड़ हैं उनके बर्फ़ में बहुत ही बड़ा एक जानवर रहता है जिसका नाम बिगफुट है, और उसे येती भी कहते हैं। और वो कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो मन घड़ंत है। आज तक अभी उसके कुछ प्रूफ जो है वो निकल कर सामने तो आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एडिटेड है, असली नहीं है। तो लोगों ने सबसे पहले कहा कि बिगफुट यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन उन लोगों को तुरंत भगा दिया गया जो ये बात बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 लोगों के नीचे उतरने के निशान थे। अगर यहाँ पर बिगफुट भैया भी आए थे तो बिगफुट भैया के पैरों के निशान कहाँ गए? हो सकता है बर्फ़ में गायब हो गए हों, लेकिन क्या उसके पैरों के निशान इतने छोटे से थे कि उन बाकी 9 लोगों के तो बचे रह गए और बिगफुट भैया के पैरों के निशान गायब हो गए? इसलिए इस थ्योरी को नकार दिया गया। अगली थ्योरी थी एलियंस। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी इंसानों के पास किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देता तो तुरंत वो बाहर से पकड़कर लेकर आते हैं एलियंस को और कहते हैं कि इन्होंने ही किया है ये काम। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सबूत भी था, क्योंकि उस दिन सच में आसमान में कुछ लाइट्स वगैरह देखी गई थी, लेकिन वो लाइट्स, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, शायद जो भी था, वो जो लाइट्स दिखती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थी, अभी मैं नाम याद नहीं है, मैं देखकर आपको बता दूंगा, कमेंट्स में पिन कर दूंगा कि इन लाइट्स को क्या कहा जाता है, या फिर आप मुझे बताना कि इन लाइट्स को क्या कहा जाता है। तो वो लाइट्स देखी गई थी, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, वो आज भी देखी जाती है वहां पर। तो यहाँ पर बात ये थी कि यहाँ पर एलियंस आए, उनके यूएफओ आया और उन एलियंस ने ही 9 के 9 लोगों का ये हाल कर दिया। बहुत ही बकवास थ्योरी। कुछ भी हो एलियन से जोड़ दो, ये कोई मतलब नहीं होता। मेरी कल से ईयरफोन नहीं मिल रही तो मैं क्या एलियंस को कह दूं कि वो मेरे ईयरफोन्स उठा कर ले गए? सेंसलेस बातें। तीसरी थ्योरी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई वो थी मानसी ट्राइब के लोगों ने सब कुछ किया होगा। जी हाँ, वहाँ लोकल रहने वाले कबीले के लोग, उन्होंने सब कुछ किया होगा। जी हाँ, इस थ्योरी में कहा गया कि हो सकता है इन 9 लोगों ने जाते समय इन मानसी लोगों को डरा दिया हो और बाद में इन्होंने ही इनसे बदला लेने का सोचा हो और इनकी जान ले ली हो। बिल्कुल बकवास आइडिया। मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ सिर्फ 9 लोग मरे हैं और 9 लोगों के ही फुटप्रिंट्स यहाँ पर मिले थे, इसके अलावा कोई खाक यहाँ पर कुछ नहीं था। तो कोई कैसे इस थ्योरी को प्रूव कर सकता था? और दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि जिस तरह की डैमेज इन लोगों के शरीर को हुई थी, वो मतलब ही नहीं कि कोई इंसान उस तरह की डैमेज अपना पूरा जोर लगाकर दे सके, मतलब ही नहीं था। फाइनल बॉडीज के मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद रशियन गवर्नमेंट ने इस पूरे केस को ही बंद कर दिया, ये कहकर कि ये सब कुछ प्रकृति द्वारा किया गया था। फाइल बंद करी और ताला लगा दिया। वहां के तब के लोकल एक प्रोसिक्यूटर थे जिनका नाम लेव आइवानोव था और उन्होंने ही सबसे पहली बार इस केस की पड़ताल शुरू करी थी। पहले जब उन्होंने इस केस के बारे में सुना तो वो बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक इस केस पर काम करने के बाद पता नहीं एकदम से ही उन्होंने क्यों अपना हाथ इस केस से बाहर निकाल लिया। उनके ऊपर उनके अधिकारियों का प्रेशर था, वो चुप थे, वो बिल्कुल चुप थे, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। और फिर आया सन 1990 का समय जब फाइनली आइवा ने अपना मुंह खोला और कहा कि मुझे उस समय चुप रहने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तब की रिपोर्ट्स में साबित कर दिया था कि यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स आसमान में थे जिसकी वजह से ये सब कांड इन 9 लोगों के साथ हुआ। बेशक वो एलियंस नहीं थे, लेकिन कुछ था आसमान में जो मिसाइल की जैसे वहां मंडरा रहा था। जिसके बाद जिन डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल में इन 9 लोगों की ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम किया था, उस हॉस्पिटल के एरिया में बहुत सारी दारू भेजी गई थी सरकार द्वारा इन डॉक्टर्स के लिए और जो स्टाफ मेंबर्स इस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उन सब के लिए। क्यों? तो इसका जवाब था रेडिएशन। जी हाँ, ये सभी लोग हो सकता है रेडिएशन का शिकार हो गए हों, और क्योंकि जो लोग इनकी ऑटोप्सीज वगैरह कर रहे थे वो भी इनका शिकार ना हो जाएं, तो इसलिए उनको दारू पीने के लिए कहा गया था, जिससे रेडिएशन का असर थोड़ा कम हो जाता है। दारू वहां पर बहुत तगड़ी सप्लाई की गई थी उस टाइम पर, लेकिन किसी को भी कानो कान भनक नहीं थी। ये बात भी बाद में सामने आई थी। लेकिन अब यहाँ पर रेडिएशन कैसे आ गया? क्या वो लोग सच में रेडिएशन का शिकार वहां उस पहाड़ पर हो गए थे? हो सकता है हाँ, क्योंकि एक किताब 2015 में पब्लिश की गई थी द दयात्लोव इंसिडेंट के ऊपर, जिसमें लिखा गया था कि रशिया उस समय से लेकर आज भी अपनी कुछ सीक्रेट मिलिट्री प्रैक्टिसेस कर रहा है, जिसमें वो रेडियो एक्टिव हथियार बना रहा है और
उन रेडियो एक्टिव हथियारों की ही रेडिएशन जो है उस इलाके में आज भी भयंकर फैली हुई है और इसलिए आज भी वहां कोई नहीं जाता। लेकिन क्या ये सच था? उस समय की रशियन मिलिट्री अपनी पैराशूट माइंस को टेस्ट कर रही थी। माइंस होती हैं जो एक तो धरती के नीचे लगाई जाती हैं कि ऊपर से हवा से टपक रही थी और टपकते टपकते ही इनका काम था फटना, और फट कर ये अपने आसपास की चीज़ों को तहस नहस कर देती थी। तो हो सकता है कि कोई ऐसी ही पैराशूट माइन इनके टेंट के आसपास फटी हो और फटने के बाद वो गोली की तरह इन सभी लोगों को चीरती हुई आगे से चली गई। उससे ऐसी इंजरीज हो सकती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं ये सब कुछ बकवास लग रही है, क्योंकि वो माइन बाहर से शरीर को चोट पहुंचाएगी, अंदर की हड्डियां थोड़ी ना तोड़ेगी। सिर में लगी है तो सिर में छेद तो होगा, खून तो आएंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ अंदर से खोपड़ी खोपड़ी वो तोड़ रही है। ऐसी कौन सी माइन आ गई? जब लोगों ने सवाल पूछा कि ये लोग नंगे वहां क्यों पड़े हुए थे, तो इसका जवाब सही मिल गया, और वो था पैराडॉक्सल अनड्रेसिंग। जी हाँ, ऐसे इलाकों में जब लोग ऊपर जाते हैं -35 -40 के टेम्परेचर में जब लोग होते हैं, तब उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो अपने शरीर पर अपना कंट्रोल नहीं रख पाते। इतनी भयंकर ठंड में भी उनको एकदम से बहुत तेज गर्मी का एहसास होने लगता है और वो अपने सभी कपड़े उतार कर बाहर फेंक देते हैं। 90 के दशक में जब सोवियत यूनियन टूटा तो ऑब्वियसली ये केस फिर से ओपन होना ही था, क्योंकि तब तो प्रेशर था पूरी सरकार का कि ये केस वहीं दब जाए, लेकिन अब ये केस वापस खोला जाना था और किस्मत से आइवा लाइनोव अभी तक जिंदा थे। बहुत टाइम लग गया और सन 2019 का समय आ गया जब इस केस को फाइनली ओपन किया गया। लेकिन यहाँ भी उन्होंने केस ओपन करते ही 3 थ्योरीज पर काम किया। एलियन वेलियन सब कुछ भाड़ में जाए, यहाँ पर 3 थ्योरीज जो थी जिनके ऊपर वो काम करने वाले थे। सबसे पहली एवालांच यानी कि हिमस्खलन, दूसरी एक स्लैब एवालांच यानी कि जिसमें मलबा भी साथ में आए, चट्टानी मलबा, उसको हम स्लैब एवालांच बोलते हैं, और तीसरा एक हरिकेन। मतलब ही नहीं था इस थ्योरी का। तो यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने इसी थ्योरी की वजह से साइंटिस्टों से जवाब मांगा कि कैसे यहाँ पर हरिकेन आ सकता है। तो वैज्ञानिकों ने जवाब दिया इसके पीछे कारण हो सकता है कैटाबैटिक विंड्स का। जी हाँ, इस इलाके में चलने वाली हवाओं को कैटाबैटिक हवाओं के नाम से जाना जाता है, और वो हवाएं ऊंचाई पर इतनी तेज होती हैं कि एक हरिकेन वहां पर, छोटा सा हरिकेन वहां पैदा कर सकती हैं। तो हो सकता है उस समय वहां बहुत तेज हवा चली हो जब ये लोग अपने टेंट में बैठे थे, और तभी इन तेज हवाओं की वजह से वो सभी लोग डर गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना नीचे जाकर सेफ जगह कहीं ढूंढी जाए, वहाँ छुपा जाए, और वो तुरंत वहाँ से जिस पोजीशन में बैठे थे उसी में भागना चालू हो गए। लेकिन भागना एक अलग बात है और पैदल चलना एक अलग बात है, क्योंकि जो 9 के 9 लोगों के पैरों के निशान मिले थे वो सभी चलते हुए गए थे, ये ना कि भागते हुए। कि हमें पता है कि कोई व्यक्ति भागेगा तो उसके कदम बहुत लंबे लंबे पड़ेंगे, लेकिन यहाँ ये जो लोग थे और इनके जो पैरों के निशान थे वो बहुत पास पास थे, बिल्कुल आराम आराम से मटकते हुए जा रहे हों। इसी थ्योरी में कहा गया कि हो सकता है इन हवाओं से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें पैदा हुई हों जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे कानों को पिंच करती रहती हैं, और इन आवाज़ों को इंफ्रासाउंड के नाम से जाना जाता है। ये आवाज़ें जैसे ही हमारे कानों के अंदर जाती हैं तो हमारे दिमाग को कन्फ्यूज़न में डाल देती हैं। हमारा दिमाग यहाँ काम करना बंद कर देता है और जो मन करे हम वो उल्टा सीधा करने लग जाते हैं। सन 2020 में रशिया की सरकार ने फाइनली अपना फैसला इस पर सुनाया और कहा कि ये सारा काम हुआ था हिमस्खलन यानी कि एवालांच की वजह से। ऊपर से बर्फ़ गिरना शुरू हुई और नीचे पहुँचते पहुँचते इन सभी को अपने काबू में ले लिया। लेकिन यहाँ भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो सब कैसे इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ कोई थोड़ी नहीं गिरती, एवालांच में बहुत गिरती है। कई दर्जनों फुट की बर्फ़ एकदम से खिसक जाती है, तो क्या वो उस छोटे से टेंट को अपने अंदर नहीं समाएगी? वो तो आराम से बाहर दिख रहा था जब उसे पहली बार देखा गया था 1959 में। तो ऑब्वियसली यहाँ एवालांच उन्होंने कैसे सिलेक्ट किया और कैसे लोगों ने मान भी लिया। बर्फ़ जब ऊपर से गिरेगी तो ऑब्वियसली उस टेंट को भी अपने साथ लेकर जाएगी और उसके अपने अंदर ही समा लेगी। और दूसरी बात, क्या उस एवालांच को देखकर वो 9 लोग नीचे उतरना शुरू हुए? मान लिया चलो हाँ उतरना शुरू हुए, तो भी यहाँ वही मेरा सवाल है, वो नीचे भागते हुए जाएंगे ना कि पीछे आराम से देखते हुए कि अरे वाह एवालांच आ रहा है, इससे पहले हम मटकते मटकते नीचे पहुँच ही जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है। यार उसकी स्पीड सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नीचे गिरती है बर्फ़, और ये आराम से पैदल पैदल चलते हुए जा रहे हैं, भागते हुए नहीं जा रहे। तो यहाँ एवालांच का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर भी रशियन अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियली ये माना कि ये सारा कांड एवालांच की वजह से हुआ। इसके अलावा बहुत से देशों के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी इस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया, क्योंकि
एवलांच आता तो ऑब्वियसली नीचे बर्फ का एक जमाव दिखाई देता, पेड़ पौधे उसमें दबे हुए दिखाई देते, लेकिन वहाँ की जो फोटोज उस समय ली गई थी उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक ताज़ा तरीन एवलांच यहाँ पर देखा गया हो। और ये स्लोप भी ऐसी नहीं थी जहाँ पहले कभी एवलांच आया हो, तब से लेकर आज तक यहाँ कोई एवलांच अभी तक नहीं आया, तब क्यों आएगा। ये केस आज भी पूरी तरह से अनसॉल्व ही है। इसके बारे में सिर्फ हम थ्योरीज ही बना सकते हैं कि वहाँ असल में हुआ क्या होगा, पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इससे जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ और वीडियोस रात को 9 बजे मेरे इंस्टाग्राम पर लग जाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ फॉलो मुझे जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट प्रियांशु को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।